कुछ और कैजुअल मुलाकातों के बाद हमने जल्द एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ऐड कर लिया। वो एक सीधी सादी लड़की थी जिसे दूसरों पर भरोसा करना आसान लगता था। ये उसकी सबसे बड़ी अच्छाई भी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। एक डिनर के दौरान उसने खुद अपनी एबिलिटी मेरे सामने रिवील की। परफेक्ट, सभी एट्रीब्यूट्स में 50% इंक्रीमेंट। ये बहुत जबरदस्त है, मैंने उसके एट्रीब्यूट पैनल को देखते हुए कहा। मैंने सच में उसकी तारीफ की। शर्माते हुए उसने कहा, ये सच में कोई बड़ी बात नहीं है, फाइट करने के लिए ये यूजलेस है। उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि वो एबिलिटी असल में कितनी खतरनाक थी। मेरे पहले ट्रायल में मुझे रैंडम प्रोजेक्टाइल्स मिले थे, हालांकि इसका फायदा रैंडम था। किस्मत का असर सिर्फ गोल्ड कॉइन्स के आने पर पड़ता था। जैस्मीन का बफ अनडाउटेडली इन प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर देगा। उसके बफ और किलिंग सर्विस के सपोर्ट के अंडर मैंने वो कैप्सूल खोला। पहले ही दिन मुझे 1 मिलियन रैंडम कॉइन्स मिल गए। मुझे 9,999 गोल्ड कॉइन्स मिले, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट थे। 1000 जन्मों में भी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जैस्मीन ने मुझे एक चमकता हुआ पर्पल क्रिस्टल भी दिया। उसने कहा कि ट्रायल के दौरान उसे ये अचानक से मिल गया था। ये बहुत सुंदर लगता है, पर उसे बिल्कुल नहीं पता कि ये किस तरह का क्रिस्टल है। उसने दोबारा कहा कि टेस्ट के दौरान बस उसके हाथ लग गया। ये बेहद सुंदर दिखता है, पर उसे इसका यूज नहीं पता। उस क्रिस्टल को देखकर मेरा दिल एक्साइटमेंट से तेजी से धड़कने लगा। एक पर्पल मैजिक क्रिस्टल सारे कलर्स में सबसे ज्यादा रेयर होता है। लेवल 20 पर पहुंचने और सॉकेटिंग फंक्शन अनलॉक होने पर ये एक साथ सारे एट्रीब्यूट्स को बढ़ा सकता है। बाद की स्टेजेस में इसकी वैल्यू इनकैलकुलेबल होती है। शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैस्मीन ने बस स्माइल की और कहा, तुमने मेरी इतनी मदद की है। एक पत्थर तो कुछ भी नहीं है, पर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये पत्थर लाखों का है। जल्द ही ट्रायल्स का तीसरा राउंड शुरू हुआ। जैसे ही मेरी रूह निकाली गई, मुझे इस बार का फर्क महसूस हुआ। ट्रांसमिशन पॉइंट इस बार पिछले राउंड वाली जगह नहीं थी। इसकी जगह ये ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ एक फोर्ट्रेस था। फोर्ट्रेस के सेंटर में एक बहुत बड़ा क्रिस्टल था जिसका नाम द सैक्रेड डांस था। इस सफर में हम अभी भी जोन्स में बंटे थे। मेरे जोन के ट्रेवलर्स हमें फोर्ट्रेस के अंदर टेलीपोर्ट किया गया था। 4900 लोग बिना एलिमिनेट हुए वहां थे और इन 4900 लोगों में सिर्फ 1225 लोग आगे जा पाएंगे। इसका मतलब है कि हम में से 3/4 लोग एलिमिनेट होने वाले थे। रूल सिंपल था, हर 30 मिनट में मॉन्स्टर सैक्रेड डांस पर हमला करेंगे। ट्रैवलर्स होने के नाते हमारा मिशन किसी भी कीमत पर सैक्रेड डांस को बचाना था। एंड में हमारी रैंकिंग टोटल किल्स के हिसाब से होगी। टॉप 1250 लोग सरवाइव करेंगे और 1250 से नीचे रैंक वाले सभी मारे जाएंगे। आर्थर तुरंत इस बात को समझ गया। ये सबसे ज्यादा मॉन्स्टर्स मारने की रेस थी। उसके पास अभी भी फोर्स कमांड का राइट था। ये राउंड कंट्रोल करना आसान होना चाहिए था, पर एंजल के अगले शब्दों ने उसकी हड्डियों में ठंडक पैदा कर दी। जोन रिप्रेजेंटेटिव इस राउंड में फोर्स कमांड का राइट यूज कर सकता है, पर अगर कोई ट्रैवलर रिप्रेजेंटेटिव को मार देता है तो मारने वाले को वो टाइटल मिल जाएगा और उसके 10 कमांड ऑर्डर्स फिर से रेन्यू हो जाएंगी। मतलब है कि अगर रिप्रेजेंटेटिव अपनी सारी पावर यूज भी कर ले, लेकिन अगर उसे कोई मार दे तो जो नया बंदा होगा उसके पास रिप्रेजेंटेटिव की पूरी पावर आ जाएगी और जो पावर उसने यूज भी की होगी वो भी वापस आ जाएगी। तो वो उस पावर को दोबारा से यूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। चारों तरफ से हजारों ठंडी और गुस्से वाली नजरें आर्थर पर पड़ने लगी। मैं उसके पास आया। मैंने उसे कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे बचने की गारंटी दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। आर्थर का घमंड उसे मना करने पर मजबूर कर गया। मैंने इस नतीजे की पहले से ही उम्मीद लगाई थी। ठीक है, फिर इस पल से तुम जियो या मरो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बाकी सब इस बात पर लड़ रहे थे कि जोन रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, मैं ऑलरेडी फोर्ट्रेस छोड़ चुका था और सीधा जंगल की तरफ निकल गया था। मैं जानता था वो अभी भी यहीं थी और वही हुआ। मुझे वो एमरल्ड फॉरेस्ट के खंडरों के पास मिली। वो अकेली बैठी थी। उसके बगल में मुरझाए हुए फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। ये एल्व्स का अपना शहीद लोगों को याद करने का तरीका था। उसने मुझे देखा और कहा, तुम वापस आ गए। पर मैंने उसकी आंखों में आंसू के निशान देखे। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा, मेरे साथ चलो। इस बार ट्रायल जोन यहाँ से दूर नहीं है। मुझे वहाँ मॉन्स्टर्स को मार कर लेवल अप करना है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो अगले ट्रैवलर्स के आने पर यह खतरनाक होगा। मेरी बात सुनकर वो खड़ी हुई, अपने ट्यूनिक से धूल झाड़ी और बोली, ये मत सोचना कि मैं डर की वजह से तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मैंने उसे कहा, मुझे पता है, ये बस इसीलिए है क्योंकि अभी तुम्हारे पास और कोई बेहतर जगह नहीं है। उसने हाँ में सर हिलाया। वो उठकर आगे जाने लगी, बिल्कुल गलत दिशा में। तभी मैंने रिवर्स डायरेक्शन में इशारा करते हुए कहा, उस तरफ, और फिर उसके कान तुरंत लाल हो गए। गलत रास्ता। उसे वापस ट्रायल जोन में ले जाने के बाद मैंने बहुत तेजी से लेवल अप करना शुरू कर दिया। तीसरे राउंड में मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत ज्यादा थी और ट्रिपल एक्सपीरियंस बोनस के साथ मेरी एफिशिएंसी कमाल की थी। हर बार जब डेथ साइड ने एक मॉन्स्टर को मारा
तो सोल हार्वेस्ट टैलेंट ने ऑटोमेटिकली उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लिया, जो परमानेंटली मेरे एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। नटाल साथ में खड़ी होकर बहुत शौक से देख रही थी। मेरा सोल हार्वेस्ट टैलेंट स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता रहा और हर किल के साथ परमानेंटली मेरी पावर बढ़ाता रहा। नटाल हैरान होकर घूर रही थी। उसने मुझसे पूछा, तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? मैंने जवाब दिया, डेथ। तो उसने मुझसे कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। मेरी बात सुनकर वो एक पल के लिए शांत हो गई। एल्वन लेजेंड्स में मौत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नटाल ने मुझे आगे बताया कि हम मानते हैं कि सोल ट्री ऑफ नेचर में वापस चली जाती है। मैंने उसे जवाब दिया, शायद, पर इस वक्त मौत बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी है। उसने अपना सर घुमाया और अपनी सांस के अंदर कुछ बड़बड़ाई। मैं समझ नहीं सका कि उसने एल्विश भाषा में क्या कहा। जब मॉन्स्टर की तीसरी वेव खत्म हुई, मैं पहले ही लेवल 20 पर पहुंच चुका था। सिस्टम ने एक नया फंक्शन अनलॉक किया, कॉम्बिनेशन सॉकेटिंग। मैंने तुरंत वो पर्पल मैजिक क्रिस्टल स्लॉट में डाल दिया जो जैस्मिन ने मुझे दिया था। डेथ साइड पर पर्पल लाइट की हल्की लाइंस आने लगी और मेरे सभी एट्रीब्यूट्स बढ़ गए। उसी वक्त लेवल 20 होने से डेथ टैलेंट का सेकंड स्टेज भी अनलॉक हो गया, रियलम ऑफ इटर्नल नाइट का फुल एक्सपेंशन। मेरी एक न्यू स्किल अनलॉक हो चुकी थी, नाइट ऑफ डेथ। ये अटैक रेंज को इटर्नल डार्कनेस में बदल देता है। रात में डेथ की अटैक पावर डबल हो जाती है और अटैक स्पीड 50% बढ़ जाती है। सभी नॉन डेथ फैक्शंस के टारगेट साफ दिखने लगता है। डेथ टारगेट की विजन लिमिटेड होती है। इसके बाद मुझे सिंबल ऑफ डेथ मिल जाता है, जिससे दिन के वक्त अटैक पावर 100% बढ़ जाती है। रात में अटैक स्पीड एक्स्ट्रा 50% बढ़ जाती है। नाइट ऑफ डेथ। एक पल में मुझे सेंटर में रखकर अटैक रेंज की सारी रोशनी गायब हो गई। आसमान पिच ब्लैक हो गया। सिर्फ मेरी आंखें एक ठंडी नीली रोशनी के साथ चमक रही थी। गॉब्लिन्स की चौथी वेव आई थी, लेकिन उन्हें पहले ही अंधेरा निगल चुका था। इटर्नल नाइट के रियलम में वो बिना सर की मक्खियों की तरह अंधे होकर टकरा रहे थे, लेकिन मैंने हाथ में डेथ साइट लिया। मैं उस अंधेरे में बिल्कुल मौत की तरह तैरता हुआ निकल रहा था, हर बार एकदम सटीक तरीके से जान ले रहा था। रात में सिर्फ गॉब्लिन्स की चीखें सुनाई दे रही थी। जहाँ से भी मौत गुजरती, हर बार एक जिंदगी बुझा देता। सिर्फ गॉब्लिन्स के रोने और हवा को काटने वाली साइट की आवाज ही बची थी। बेसिकली मैं हेल का देवता बन चुका था, जो कि दूसरों की जान लेता था। नटाल अंधेरे के किनारे पर खड़ी थी। उसकी हरी आंखें उस फिगर पर टिकी थी जो अंधेरे में सब कुछ अंधा कर रहा था, यानी मैं। उसकी धड़कन थोड़ी तेज हो गई, डर के मारे नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उस घुटन भरे अंधेरे में उस इंसान की छवि से एक ऐसी ताकत निकलती है जो उसे अजीब सा सुकून देती थी, जैसे रात के अंधेरे में एक अकेला लाइट हाउस हो। मॉन्स्टर्स की चौथी वेव का कत्लेआम करने के बाद मैंने 20,000 गोल्ड कॉइन्स जमा कर लिए और रिकॉग्निशन स्किल खरीद ली। इस बीच मार्कस की सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर जा चुकी थी। मॉन्स्टर्स की चौथी वेव खूंखार वेयरवुल्व्स में बदल गई थी, जो सर्वाइवर से 10 गुना ज्यादा थे। मार्कस अपने 14 फोर्स कमांड के चांसेस पहले ही एग्जॉस्ट कर चुका था और उसने आखिरी कमांड्स बाकी लोगों को ह्यूमन शील्ड्स बनने के लिए फोर्स करने के लिए यूज की थी। वो सिर्फ मेरी मदद के लिए भीख मांग सकता था, पर मैंने उसे कोई भी भाव नहीं दिया। तुम अपना सारा कंट्रोल यूज कर चुके हो, तुम्हारी अब कोई वैल्यू नहीं बची। एक अडल्ट को अपने डिसीजंस की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। मेरे ये कहते ही मार्कस का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी वक्त उसका एक सबऑर्डिनेट मेसन नाम का एक तगड़ा आदमी अचानक कूदा। मार्कस का ध्यान बटाने का फायदा उठाते हुए उसने एक तलवार से उसके सीने को आर पार कर दिया। मुझे माफ करना, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया, मेसन ने जोन रिप्रेजेंटेटिव मार्कस को मार दिया है और जोन रिप्रेजेंटेटिव की पोजीशन इनहेरिट कर ली है। मेसन ने पीछे मुड़कर भेड़ियों की तरह खूंखार ट्रांसमाइग्रेटर्स को देखा। बिना किसी झिझक के वो मेरे आगे घुटनों पर बैठ गया और वफादारी की कसम खाई। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा था, पर उसके बाद मैंने जो किया उसने उसके दिल में डर की कपकपी छोड़ दी। मैंने उसे ऑर्डर दिया कि वो अपने 10 दोस्तों को कंट्रोल करे और उस सैक्रेड ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दे। मेसन शॉक में वहाँ ठहरा हुआ खड़ा था। एंजल ने कहा था कि अगर सैक्रेड ऑब्जेक्ट टूट गया तो एक शराब मिलेगा। मैंने उससे पूछा, तुम सजा चाहते हो या मौत? वो शांत रहा और एक कान फाड़ देने वाली चीख के साथ सैक्रेड ऑब्जेक्ट टुकड़ों में टूट गया। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, सैक्रेड ऑब्जेक्ट टूट चुका है, मिशन फेल। किंगडम का डिवाइन एमिसरी 30 मिनट में उतरेगा। ये सुनकर ट्रांसमाइग्रेटर्स पैनिक में आ गए, पर मैंने एक ऐसी स्माइल दी जो मैंने बहुत टाइम से नहीं दी थी। असली गेम तो अब शुरू हुआ है। जल्द ही डिवाइन एमिसरी आसमान से एक सुनहरी रोशनी में नहाता हुआ धीरे धीरे उतरा। उसका चेहरा दयालु था और ऊपर एक सॉफ्ट प्यारी मुस्कान थी। कुछ बेवकूफों ने सोचा कि फरिश्ता किसी को मार नहीं सकता। फिर अचानक आसमान से रोशनी के हजारों ब्लेड्स बरसे। पहले मास्केयर में
300 ट्रांसमाइग्रेट्स गायब हो गए। कियोस का फायदा उठाते हुए मैं गोल घुमा और एमिसरी को पीछे से घेर लिया। मेरी आई ऑफ डेथ ने क्लियरली उसके वीक पॉइंट्स देख ली थी। उसकी आंखें डिवाइन एमिसरी सुन नहीं सकता, देखना ही उसका अकेला सेंस है। मैं कूदा और मैंने डेथ गॉड का मार्क रिलीज किया, जिससे मेरा डैमेज 120% बढ़ गया। गुड ऑब्जर्वर टाइटल के डबल डैमेज के साथ मिलकर मेरा लॉस्ट सोल विप उसकी आंखों पर लगा और उसकी हेल्थ सीधा 40% तक गिरा दी। एमिसरी दर्द से चीखा और उसने एक बैरियर बनाया। किसी तरह मुझे फंसाने की कोशिश करने लगा, पर मुझे उसकी हर मूव का पहले से पता था। आखिरी सेकंड में, इससे पहले कि बैरियर बंद होता, मैं उसकी पहुंच से बाहर निकल गया। मैं फिर से उसके पीछे घूमा और उसकी दूसरी आंख काट दी। अंधा होकर एमिसरी पागलों की तरह अंधाधुन लाइट ब्लेड्स चलाने लगा। डेथ डोमेन। अंधेरे ने इटर्नल नाइट के डोमेन की सारी लाइट को तुरंत निगल लिया। जैसे ही मैं अंधेरे में घूमा, लाइट ब्लेड्स की पावर ड्रास्टिकली गिर गई। एक वार से मैंने एमिसरी का लेफ्ट विंग काट दिया, दूसरे से उसका राइट। एमिसरी मौत के करीब चला गया। उसने पैसिव स्किल लास्ट रेडियंस को ट्रिगर कर दिया, जिससे वो 60 सेकंड के लिए किसी भी डैमेज से इम्यून हो गया। मैं दूर एक सेफ डिस्टेंस पर खड़ा शांति से वेट करता रहा। 60 सेकंड्स बाद रोशनी खत्म हो गई। मेरी सोल विप ने एक परफेक्ट आर्क बनाया और मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तभी मुझे सिस्टम का नोटिफिकेशन आया। सिस्टम ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बताया कि मैंने किंगडम के डिवाइन एमिसरी को हरा दिया है और इसीलिए मुझे 3 लेवल्स और 8000 फॉरबिडन कॉइन्स मिलते हैं। एक्स्ट्रा बोनस 4000 फॉरबिडन कॉइन्स का। और इसके बाद मुझे रेबल ऑफ द गॉड्स का टाइटल मिला। ये डिवाइन क्रीचर से आने वाले डैमेज को 80% तक कम कर देता है। मुझे डिवाइन एमिसरी डस्ट और रेडियंट वेस्टमेंट डस्ट मिली। मेरा लेवल 30 हो गया। रेडियंट वेस्टमेंट के असर ने डायरेक्टली मेरी इंटेलिजेंस को 30 पॉइंट से बढ़ा दिया और मेरा स्किल डैमेज 30% बढ़ गया। सैक्रेड ऑब्जेक्ट को तोड़ने का मेरा यही असली मकसद था, किंगडम के डिवाइन एमिसरी को मारना। मुझे वो रिवॉर्ड्स मिले जो नॉर्मल तरीके से मिलना पॉसिबल ही नहीं था। फरिश्ता दोबारा उतरा और उसने रैंकिंग अनाउंस की। पूरे रीजन में फर्स्ट प्लेस ब्लैक ब्लेड, मॉन्स्टर्स किल्ड 3631। एंजल मेरे ही स्टैट्स की बात कर रहा था। वहां मौजूद हर ट्रांसमाइग्रेटर गहरी शांति में चला गया। किसी ने धीरे से कहा, क्या वो सच में लेवल 30 पर है? जैसे ही फरिश्ते ने एलिमिनेशन लिस्ट अनाउंस की, फेल होने वाले हजारों लोग राख में बदल गए। सुजैन डर के मारे कांप रही थी, तो मार्क ने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बीच नटायल दूर से एक पेड़ की छाव में खड़ी थी, सब कुछ चुपचाप देख रही थी। आसमान को ढकती आग उसकी एमरल्ड ग्रीन आंखों में झलक रही थी। उसका एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था। ये ट्रांसमाइग्रेटर्स की दुनिया है, जालिम, ठंडी, और यहाँ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग लोग ही रूल करते हैं। पर मौत का भगवान कहलाने वाला इस इंसान ने हजारों की भीड़ के सामने ये शब्द कहे थे, क्या तुम बस वहाँ खड़े रहोगे जब वो तुम्हारे ही लोगों को काट रहे होंगे? नटायल के दिल की धड़कन रुक सी गई। अचानक उसे लगा कि शायद एल्वन लेजेंड की वो प्रोफेसी सिर्फ एक मिथ नहीं थी। रियल वर्ल्ड में वापस आने पर मैंने अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू कर दिया। पहले मुझे एक थ्रेट को हटाना था, जायन। इस इंसान को ट्रायल के दौरान फ्लैश रून मिला था। यही वो रून था जो उसे पागलपन और हैवानियत के रास्ते पर ले गया था। मेरी पास्ट लाइफ में उसने इस रूइन के अंधे करने वाले इफेक्ट का यूज करके रियल वर्ल्ड में बहुत अत्याचार किए थे। उसने अनगिनत क्राइम्स किए थे। सबसे डराने वाली बात यह है कि उसे बाद में माइंड रूइन मिल गया, एक ऐसा रून जो दूसरों के दिमाग पढ़ सकता है। उसके बाद लगभग कोई उसे हरा नहीं सका था। मेरी पिछली लाइफ में उसने मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए सारा को किडनैप कर लिया था। उस लड़ाई में मैंने अपनी एक आंख खो दी थी, इसीलिए हर जन्म में मैं सबसे पहले उसके पास जाता हूँ और उससे पहले वो माइंड रून ले लेता हूँ। इस बार भी कोई एक्सेप्शन नहीं था। मैंने मास्क पहना और उस अबेंडेंड वेयरहाउस में पहुंच गया। चांद की रोशनी टूटी खिड़कियों से आ रही थी, जमीन पर अजीब सा साया बना रही थी। जयान सच में वहां आ चुकी थी। वो वहां हिडन माइंड रून को ढूंढ रही थी। भगवान रियल वर्ल्ड में भी स्पेशल आइटम्स छुपाते हैं, बहुत कम लोग उनकी लोकेशन जानते हैं। जब उसने एंट्री गेट पर एक मास्क पहने आदमी को देखा तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, तुम्हारा अंत। जयान ने फ्लैश रून रिलीज किया। एक अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी उसके अंदर से फूटी, पर अगले ही पल मैंने डेथ्स नाइट अनलीश कर दी। अंधेरे ने सारी रोशनी को एक सेकंड में निगल लिया। इटर्नल नाइट के डोमेन में कोई क्लैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अंधेरे ने रोशनी का हर निशान मिटा दिया। लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई। मैंने उसकी बॉडी से नया एक्टिवेट माइंड रून निकाल लिया। माइंड रून किसी की भी अंदर की सोच को पढ़ने की पावर देता है। इसके साथ इयान के साथ मेरी होने वाली मीटिंग
फुल प्रूफ हो चुकी थी। सैटरडे को होने वाला 5 स्टार होटल इयान के हिडन बिजनेसेस में से एक था। 1000 जन्मों की यादों ने मुझे सिचुएशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया था, पर आज मुझे एक नादान और इनएक्सपीरियंस लड़के का नाटक करना था। सेठ वहां पर पहले पहुंचा। मुझे देखकर वो बिल्कुल हैरान था। 20 साल से कम उम्र का एक कॉलेज स्टूडेंट, मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर कैसे हो सकता हूँ जिसने 280 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। मेरे माइंड रूल ने उसके दिमाग के सारे डाउट कैप्चर कर लिया। इयान लेट पहुंचा, एक सिल्वर सूट और ब्लैक कफलिंग्स पहने हुए। उसके अंदर अमीरों के परिवार से आने वाला घमंड और ठंडापन था। वो अपना रुतबा दिखाने के लिए जानबूझकर लेट आया था। मैंने दबे हुए रहने का नाटक किया और उससे हाथ मिलाया। उसने एक्सोटिक डेलिकेसीज की एक टेबल ऑर्डर की और मैंने अपना रोल प्ले किया। मैंने एक ऐसे यंग लड़के का नाटक किया जो पहली बार दुनिया देख रहा हो और अपनी सक्सेस का क्रेडिट फैमिली की मदद को दे रहा हो। मैंने उससे कहा, मैं अभी 20 साल का हुआ हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैंने ये सब पैसे अपने आप कमाए हैं। उसने मुझसे कहा, सिर्फ 20 साल के? अगर तुम 1 साल की उम्र से भी स्टार्ट करते तो भी सिर्फ स्किल्स के दम पर बिलियंस नहीं कमा सकते थे। इयान ने शक करते हुए कहा। मैंने एक मासूम सा एटीट्यूड बनाया और उससे कहा, मैं इतना भी इनक्रेडिबल नहीं हूँ। मेरी इनिशियल कैपिटल मैंने उसे बस एक इन्वेस्टमेंट के साथ दर्जनों गुना बड़ा कर लिया। फिर मैंने उन्हें बताया कि ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि ट्रायल में मुझे एक स्पेशल टैलेंट मिला था, ओमनीपोटेंट प्री रिकॉग्निशन, यानी भविष्य देखने की एब्सोल्यूट पावर। ये सुनकर उसने कहा, तुम मजाक कर रहे हो? इयान ने क्लियरली मेरी बात पर बिलीव नहीं किया। उसका शक दूर करने के लिए मैंने इयान के ऐसे राज खोले जो कोई नहीं जानता था, जैसे उसका 5 स्टार ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा होना, पर उसकी फैमिली उसकी परवाह नहीं करती थी। इसीलिए उसने चुपके से सिंह डुन ग्रुप बनाया और ये होटल उसका हिडन बिजनेस था। सेठ ने गुस्से में मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन का सोर्स पूछा, पर इयान गहरी सोच में डूब गया। आखिर में मैंने अपना आखिरी पत्ता यूज किया। क्या होगा अगर मैं तुम्हें चौथे ट्रायल के बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दूं? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ? उन दोनों का पहला वाला सुकून एकदम से गायब हो गया। मैंने उन्हें बताया कि चौथा ट्रायल अब मॉन्स्टर्स को मारने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ट्रांसमाइग्रेटर्स के बीच में आपस की लड़ाई है। सिर्फ 2 मिनट में पहले अकड़ दिखाने वाला इयान बहुत सीरियस हो गया। अगर तुम्हारे पास सच में भविष्य देखने की ताकत है, उसने अपने ग्लास रखा और मेरी तरफ बर्निंग आंखों से देखा। मैं तुम्हारे प्लान के साथ पूरी तरह मिलकर काम करने को तैयार हूँ, क्योंकि इयान को पता था कि हर ट्रायल से पहले इन्फॉर्मेशन मिलना एक बेहद कीमती खजाना होगा, तो वो मेरे साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गया। पर सच्चाई में मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूँ। मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ जिसने 1000 बार जन्म लिया है। सीधी सी बात है, एक प्रॉफिट की आइडेंटिटी मेरे लिए बहुत सेफ है। अगर मैं अपना रीइंकार्नेटर होना बता दूंगा तो हाई रैंकिंग फरिश्ते और यहाँ तक कि खुद भगवान भी मुझे टारगेट कर सकते हैं। पर ओमनीपोटेंट प्री रिकॉग्निशन यानी भविष्य देखने की ताकत एक ऐसा टैलेंट है जिस पर लोग इजीली भरोसा कर लेंगे और इससे ज्यादा शक पैदा नहीं होगा। ऑलराइट गाइस, ये सीरीज भी यहीं पे खत्म होती है और टेंशन मत लेना, इस सीरीज के भी अगले एपिसोड्स आएंगे जैसे कि पिछले सीरीज के आएंगे। अब मैं आएंगे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मैं सिर्फ नई नई सीरीज कर रहा हूँ। ये मेरे पास कोई और रीजन नहीं है। एक्चुअली उनका ही कंटेंट थोड़ा सा कम है और फिर उन्हें भी बहुत ज्यादा फिक्स करना पड़ रहा है। उसमें कितनी गलतियां हैं, चाइनीज ट्रांसलेशन में है, तो उसको थोड़ा और बेहतरीन बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें अभी प्रॉमिस नहीं करूंगा कि कितनी जल्दी आएंगे। एनीवेज, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अपना फेवरेट एनिमे का कैरेक्टर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लव यू गाइस, बाय बाय। दिस इज एनिमे शुभ साइनिंग ऑफ।